हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब द्रवीय विलयन का वाष्प दाब। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन तैयार होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर। तो यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन की बात कही जा रही है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट हमारा लिक्विड के फॉर्म में होगा, तभी हमारा सॉल्यूशन लिक्विड के फॉर्म में तैयार होगा। अब यहाँ पे सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड के भी फॉर्म में हो सकता है। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में ही सॉल्यूट एज ए गैस के रूप में हमने पढ़ रखा है। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर बाइनरी सॉल्यूशन का जिक्र किया है। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? वैसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि सॉल्यूट हमारा लिक्विड के फॉर्म में होगा और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड के फॉर्म में होगा, और वो भी ऐसा सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो कि दोनों हमारे क्या होंगे? वोलाटाइल इन नेचर। वहीं दूसरी ओर बात करेंगे हम लोग सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें सॉल्यूट हमारा सॉलिड के फॉर्म में होगा और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड के फॉर्म में होगा ही। अब यहाँ पे सॉल्यूट जो रहेगा नॉन वोलाटाइल, जनरली सॉलिड जो होते हैं नॉन वोलाटाइल होते हैं और लिक्विड वोलाटाइल इन नेचर होगा। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि ये आखिर वोलाटाइल होता क्या है, तो चलिए उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि वोलाटाइल के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल इन नेचर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वोलाटाइल सब्सटेंस किसे कहते हैं। अब वोलाटाइल सब्सटेंस इज वन दैट रेडियली इवेपोरेट्स और सब्लिमेट्स एट रूम टेम्परेचर और बिलो। इसके एग्जाम्पल हो गए आपका वाटर, अल्कोहल, गैसोलीन एंड पेट्रोल। ठीक है, मतलब वोलाटाइल पदार्थ उसे कहते हैं जो गैस के फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं, मतलब वैसा पदार्थ जिसका भाप बनता हो, ठीक है, वाष्प बनता हो, तो वैसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? वोलाटाइल इन नेचर कहलाएंगे। और जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए जल हो गया, अल्कोहल हो गया, गैसोलीन हो गया, पेट्रोल हो गया, आप किरोसिन भी कह सकते हो, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं? इवेपोरेट्स हो जाते हैं, इनका भाप बनता है। ठीक है, वही बात कर लें नॉन वोलाटाइल। अ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस रेफर्स टू अ सब्सटेंस दैट डज नॉट रेडियली इवेपोरेट्स इनटू गैस अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशंस। एग्जाम्पल हो गए शुगर, ऑयल, साल्ट। वैसे पदार्थ जिनका वाष्प नहीं बनता है, भाप नहीं बनता है, या फिर गैस के फेज में आसानी से नहीं आते हैं। ठीक है, जबकि वोलाटाइल रूम टेम्परेचर पर भी आसानी से वाष्प में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ था, और इसके एग्जाम्पल हो गए शुगर, ऑयल और साल्ट। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि आखिर वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल किसे कहते हैं। तो अब हमें समझने में आसानी होगी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है। वेपर प्रेशर, इसका मतलब क्या होता है कि वेपर का प्रेशर लगेगा, यानी वाष्प का दाब। वाष्प का दाब हमारे जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसके ऊपर लगेगा। तो जाहिर सी बात है, जो हमारे वोलाटाइल इन नेचर होंगे, यानी जिस पदार्थ का वाष्प बनता होगा, वही पदार्थ हमारे लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएगा, यानी दाब लगाएगा। ठीक है, अब इसे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। वेपर प्रेशर कहने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे दो सिस्टम मैंने ले लिया है। यहाँ पे एक ओपन कंटेनर है, दूसरा बिल्कुल क्लोज पैक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर। अब यहाँ पे इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि या इसमें हमारा कोई लिक्विड सॉल्वेंट है। लिक्विड सॉल्वेंट के जगह पर आप जल भी इमेजिन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस कंटेनर में मैंने जल ले लिया है। अब यहाँ इस सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, जाहिर सी बात है। अब इसमें जो इस जल का जो वेपर बनेगा, यानी वाष्प बनेगा, ठीक है, यानी गैसियस फेज में सीधा सा समझे, तो लिक्विड से गैस के फॉर्म में जब ये कन्वर्ट होगा, तो ये खुला होने की वजह से ये तो बाहर चला जाएगा, यानी कि जो भी हमारा जल होगा वो वाष्प के रूप में बदलकर ये बाहर इन्वायरमेंट में चला जाएगा। तो क्या यहाँ पे सिस्टम के ऊपर इन लिक्विड का जो गैसियस फॉर्म में तब्दील हुआ है, वो इसके ऊपर कोई प्रेशर लगा पाएगा?
जी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जो वाष्प है, इसके जो वेपर है, वो तो बाहर चला गया। जब बाहर चला जाएगा तो इस पे दाब कहाँ से लगा पाएगा, प्रेशर नहीं लग पाएगा। लेकिन इसी के जगह पर अगर हम क्लोज कंटेनर ले लें तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लिक्विड सरफेस है, यानी कि हम मान लेते हैं जल है, ये जल के यानी वाटर के मॉलिक्यूल इस सरफेस के ऊपर है। तो जल के जो वेपर मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होगा, वो इस कंटेनर के ये जो ऊपर वाला जो सतह है उससे जाके टकराएंगे, क्योंकि इसे बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि गैस हल्की होती है, हल्की होने के कारण क्या होगा, वो बाहर निकलने की ओर, ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेगा। जब ऊपर जगह नहीं मिलेगा उसे, ये गैस जितना भी बनेगा इस लिक्विड का, वो क्या होगा, वो इसी सिस्टम में रहेगा और इसके दीवार के ऊपरी सतह से जाके टकराएगा और टकराने के बाद फिर से वो वापस नीचे की ओर आएगा। और जितना ज़्यादा गैस बनेगा इसमें, इस वाटर मॉलिक्यूल का, उतना ज़्यादा प्रेशर इस सरफेस के ऊपर लगेगा, क्योंकि ये जो गैस के जो कण हैं, छोटे छोटे गैस के फॉर्म में जो है, वो इस कंटेनर के दीवार में जा जाकर टकराएंगी। टकराने की वजह से क्या होगा, वो एनर्जी के साथ तो वो इस लिक्विड सरफेस की सतह पे आके अपना प्रेशर लगाएगा। तो इसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी वाष्प का दाब, जितना ज़्यादा वाष्प बनेगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि इस कंटेनर से बाहर निकलने का कोई जगह है नहीं, इसी में इसको रहना है। तो इसी कारण वो इस सतह के ऊपर अपना दाब लगाए। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम, इसी वेपर प्रेशर को हम राउल्स लॉ के द्वारा अच्छे तरीके से और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग अब राउल्स लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले हम इन 3 सिस्टम को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 3 सिस्टम बनाया है, सिस्टम ए, सिस्टम बी और सिस्टम ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिस्टम ए के अंदर हमारा क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, यानी कि सॉल्यूट है। और सिस्टम बी में हमारा क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट है। जब ये दोनों मिलेंगे तभी तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहाँ पे सिस्टम थर्ड में आप देखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन तैयार है, सिस्टम ए और बी मिलके सॉल्यूशन बना हुआ है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जब सॉल्यूट, यानी कि हमारा जो भी सॉल्यूट इस सिस्टम के अंदर है, सिर्फ सॉल्यूट, अभी हम लिक्विड सॉल्यूट के बारे में पढ़ रहे हैं, लिक्विड सॉल्वेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सपोज हमारा कोई भी सॉल्यूट है इस सिस्टम के अंदर, और वो भी कैसा सॉल्यूट है, वोलाटाइल इन नेचर। ठीक है, क्योंकि वोलाटाइल जो सब्सटेंस होगा वो गैस के फॉर्म में तब्दील होंगे, और वही जब गैस के फॉर्म में बदलेगा तो वो प्रेशर लगाएगा। तो गैस का प्रेशर लगाने के लिए वो वोलाटाइल इन नेचर होना चाहिए। तो सॉल्यूट भी हमारा वोलाटाइल इन नेचर है, ये लिक्विड सॉल्यूट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सरफेस पे आप देख रहे हैं, ये लिक्विड सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, वेपराइज हो जाएंगे। जब ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये सिस्टम के दीवार पर जाकर टकराएंगी। ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो सिस्टम के दीवारों पर जाकर टकराएगी, और टकराने के बाद जो इससे एनर्जी मिलेगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगा, वो वापस से इस लिक्विड सरफेस के ऊपर अपना दबाव डालेगी। तो इसीलिए इस सिस्टम के ऊपर किसका प्रेशर होगा, सिर्फ सॉल्यूट गैस का प्रेशर लगेगा यहाँ पे। तो क्योंकि इस सिस्टम में सिर्फ सॉल्यूट है, तो इसलिए हमने क्या कहा, वेपर प्रेशर इस सिस्टम के ऊपर को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है PA0, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए है, क्योंकि इस सिस्टम में सिर्फ प्योर कंपोनेंट है हमारा ए प्रेजेंट है। तो सिर्फ इस सिस्टम के ऊपर जो होगा इसी का प्रेशर लगेगा ना। और वही बात कर लें, यहाँ पे सिस्टम बी में मैंने लिया है सिर्फ सॉल्वेंट, वो भी वोलाटाइल इन नेचर है, लिक्विड सॉल्वेंट है। अब यहाँ पे जो भी प्रेशर लगेगा, जो भी गैस के मॉलिक्यूल बनेंगे, वो सिर्फ लिक्विड सॉल्वेंट के बनेंगे।
और वही गैस के मॉलिक्यूल जितना दाब लगाएगा इस सरफेस के ऊपर, सिर्फ सॉल्वेंट के गैस के मॉलिक्यूल का ही प्रेशर लगेगा, क्योंकि इस सिस्टम में क्या है, मेरा सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी को यहाँ पे हमने पी नोट बी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल प्योर सॉल्वेंट है, तभी तो ये दोनों जब मिलेंगे तो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा। फिर अब क्या हुआ, थर्ड में देखिए, अब यहाँ पे जब ये दोनों को मिक्स कर दिया गया तो जो तैयार सॉल्यूशन हमारा हुआ ए बी। तो क्या आप जानते हैं इस सिस्टम के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो सिर्फ सॉल्यूट ए का प्रेशर लगेगा या सिर्फ सॉल्वेंट बी का प्रेशर लगेगा, जबकि हमारा दोनों क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारा कैसा नेचर का है, वोलाटाइल इन नेचर का है। तो जाहिर सी बात है कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो भी गैस का पार्टिकल बनेगा वो सॉल्यूट के भी पार्टिकल होंगे और सॉल्वेंट के भी पार्टिकल मौजूद होंगे, क्योंकि दोनों वोलाटाइल इन नेचर है। तो इस सरफेस के ऊपर हमारा आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर का है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल को मैंने रिप्रेजेंट किया है, और रेड कलर का बॉल को मैंने यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया है। तो इस सरफेस के ऊपर हमारा सॉल्यूट के भी कण मौजूद होंगे और सॉल्वेंट के भी कण मौजूद होंगे, और यहाँ पे क्या होगा कि जो भी गैस के फॉर्म में तब्दील होगा वो सॉल्यूट के भी पार्टिकल होंगे और सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा इस सरफेस के ऊपर, क्या वो सिर्फ सॉल्यूट के गैस का पार्टिकल लगाएगा या फिर सिर्फ सॉल्वेंट का पार्टिकल। तो यहाँ पे जो इस सिस्टम के अंदर जो भी प्रेशर लगेगा वो दोनों का प्रेशर मिला के लगेगा, क्योंकि दोनों गैस के फॉर्म में बदले हुए हैं और दोनों का प्रेशर इस सरफेस के ऊपर लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए का भी नहीं लगेगा और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी का भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बात आ जाती है टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, यानी कि पार्शियल प्रेशर सॉल्यूट का भी कुछ लग रहा होगा प्रेशर इस सिस्टम के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, और पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट का भी लग रहा होगा, क्योंकि दोनों गैस के फॉर्म में मौजूद है और दोनों जो गैसें हैं अपना अपना प्रेशर इस सिस्टम के ऊपर लगा रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो दोनों का पार्शियल प्रेशर लगेगा, अपना अपना कंट्रीब्यूशन इस सिस्टम के ऊपर आप दबाव लगा रहे होंगे दोनों। तो इतना तो हमने समझ लिया कि जब सॉल्यूट जब अपना प्योरेस्ट फॉर्म में होगा तो उसका जो प्रेशर लगेगा पी नोट ए, और जब सॉल्वेंट जब अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होगा तो उसका जो प्रेशर लगेगा वो पी नोट बी। लेकिन जब टोटल प्रेशर की बात आएगी तो वहाँ पे अपना अपना प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं प्रेशर लगा पाएंगे दोनों, क्योंकि वहाँ पे आंशिक दाब लगेगा, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ ने क्या कहा था वो देखिए, राउल्स लॉ विच स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। तो राउल्स ने क्या कहा कि जब किसी volatile liquids का जब सॉल्यूशन तैयार होता है तो प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर, यानी तो प्रत्येक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे फॉर कंपोनेंट ए हमने सिस्टम अभी बनाकर देखा था यहाँ पे कंपोनेंट ए। तो मान लेते हैं फॉर कंपोनेंट ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी कि पी ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू रखी जाएगी वो पी ए इजकल टू हो जाएगा पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली फॉर कंपोनेंट बी
PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन यानी कि XB। तो प्रोपोर्शनल यहाँ पर भी हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PB इजकल टू P0B इंटू XB। यहाँ पे इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है और इससे इक्वेशन 2। ठीक है, जब राउल्स लॉ के इक्वेशन को हम डाल्टन्स लॉ के पार्शियल प्रेशर के इक्वेशन में पुट करते हैं तब क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर यानी P टोटल ओवर द सॉल्यूशन फेज इन द कंटेनर will be the sum of the partial pressure of the component of the solution। ठीक है, यानी कि P टोटल जो होगा वो पार्शियल प्रेशर जितने भी सिस्टम के अंदर या कंटेनर के अंदर जितने भी कंपोनेंट मौजूद होंगे उनके पार्शियल प्रेशर को आप ऐड कर दीजिए तो टोटल प्रेशर उस सिस्टम का निकल जाएगा। तो P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। यहाँ पे ये वाला सिस्टम वही हाल जो हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे ये तो डाल्टन्स लॉ है। अब इसी फॉर्मूले पे डाल्टन्स लॉ के फार्मूला पे जब हम राउल्स लॉ के फार्मूले को वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए क्या होता है। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो कि हमने इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड अभी माना था, जहाँ पर PA की वैल्यू P0A इंटू XA एंड PB इक्वल टू था P0B इंटू XB। तो यहाँ पे P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। तो PA के जगह पर कौन सी वैल्यू पुट करनी है, P0 इंटू XA प्लस PB के जगह पर कौन सी वैल्यू पुट करनी है, PB0 इंटू XB। ठीक है, एंड वी नो दैट, हम लोग जानते ही हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, हमने पढ़ा है। तो यहाँ से हम XA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस XB। ये XB उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो XA के जगह पर अब हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस XB, यानी कि इस वैल्यू के जगह पे XA के जगह पे अब हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, 1 माइनस XB। तो P टोटल इक्वल टू हो जाएगा P0A, ये P0A और XA के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस XB प्लस ये एज यूजुअल लिख देंगे P0B इंटू XB। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा P0A इंटू 1 तो P0A हो जाएगा और P0A इंटू XB तो माइनस P0A इंटू XB प्लस ये एज यूजुअल लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ B कॉमन है, XB तो XB को कॉमन ले लेंगे तो P टोटल की जो वैल्यू निकल कर आती है हमारा P0A प्लस P0B माइनस P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ XB। ठीक है, तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम किसी भी वोलेटाइल लिक्विड के अंदर उसका टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी सिस्टम के अंदर। अब राउल्स ने वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ को भी दर्शाया है। ठीक है, तो अब हम उनके द्वारा जो दिए गए ग्राफ है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे y एक्सिस पे वेपर प्रेशर लिया गया है और x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो ग्राफ इस प्रकार से प्लॉट किया गया है वो कैसे किया गया है, तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू क्या होता है, 1। अब इसी को बेस मानते हुए हम इस सिस्टम के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 सिस्टम बनाया है और ये ग्राफ भी हमारा एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 6 सिस्टम के तहत ही बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहला सिस्टम देखिए, इसमें A है। A हमारा क्या है, सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट को हमने A से रिप्रेजेंट किया है, तो इसमें जो भी वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, अब यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, यानी कि सिर्फ इस सिस्टम के अंदर सिर्फ सॉल्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिस्टम के ऊपर जो भी मोल्स ऑफ गैस होंगे, यहाँ पे जो वेपर होगा वो सिर्फ
सॉल्यूट का होगा, यानी एक्स ए इजकल टू क्या हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि एक्स ए हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और इस सिस्टम में सिर्फ सॉल्यूट की मात्रा है। तो एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की तो बात ही नहीं होती है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए यहाँ पे एक्स ए इजकल टू मैंने 1 ले लिया है और एक्स बी इजकल टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत इस बात को समझने में कि एक्स ए इजकल टू 1 और एक्स बी इजकल टू 0। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा, वो देखिए हमने क्या लिया, एक्स ए इजकल टू 1 और एक्स बी इजकल टू 0। ध्यान देते जाइएगा। ठीक है, फिर और आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं ए बी का। ठीक है, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी होंगे और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम मान लेते हैं कि एक्स ए इजकल टू 0.8 है, तो हमारा एक्स बी कितना होगा, 0.2, क्योंकि हमारा एक्स ए प्लस एक्स बी इजकल टू 1 होगा। तो हम आगे जैसे बढ़ें तो यहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा इस सिस्टम में क्या हो गई, कम हो गई, और सॉल्वेंट यहाँ 0 से क्या हो गया, 0.2। सॉल्वेंट की मात्रा यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा एक्स ए इजकल टू 0.8 और एक्स बी इजकल टू 0.2 आ गया। ठीक है, जब आप इसे ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब हमारा थर्ड कंटेनर की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे थर्ड में क्या कर दिया हमने, ये भी हमारा सॉल्यूशन है ए बी। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए यानी कि सॉल्यूट की जो मात्रा है 0.6 और मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी 0.4 हमने एज्यूम कर लिया है। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 0.6 प्लस 0.4 1 हो गया। तो अगला जो पॉइंट हो गया मेरा, जब आगे बढ़ें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्यूट की मात्रा जो है कम होते जा रही है और सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ते जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या था, 0 था। अब आगे बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ती जा रही है। फिर और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिस्टम की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सिस्टम में भी हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए इजकल टू 0.4 और वहीं एक्स बी इजकल टू 0.6। तो उसी को हमने ये वाला जो पॉइंट जो रिप्रेजेंट किया है 0.4, एक्स ए इजकल टू क्या हो गया 0.4 और एक्स बी इजकल टू 0.6। इसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, फिर ये वाला जो पॉइंट है, तो हम और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो सिस्टम है, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है यानी एक्स ए इजकल टू 0.2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है, एक्स बी इजकल टू 0.8। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया। और एक समय ऐसा आता है फिर आगे चल के कि हमारा सॉल्यूट जो है 0 हो जाता है और सॉल्वेंट 1 हो जाता है। जब हमारा यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म में, तो जब हमारा एक से जब 0 होगा तो जाहिर सी बात है एक्स बी इजकल टू 1 होगा। तो उसी पॉइंट को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब ये ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक्स ए जब 1 होगा यानी कि ये वाला सिस्टम एक्स ए जब 1 होगा और एक्स बी जब 0 होगा तो ये वाला सिस्टम तैयार हो रहा है। तो यानी कि इस सिस्टम में क्या है, सिर्फ हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो सॉल्यूट है इस समय इसका जो वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में होगा, है ना। प्योर फॉर्म में क्यों, क्योंकि इस सिस्टम में सिर्फ सॉल्यूट है ना, तो इस वजह से यहाँ पे जो वेपर प्रेशर लगेगा वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट का लगेगा। तो इसलिए इस जगह पे जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसलिए P0A प्रेशर यहाँ पे लगा। अब आप देख रहे होंगे कि एक्स ए की जो वैल्यू है आगे चलते चलते घटती जा रही है, 1 से घट कर हो गई 0.8, फिर और आगे बढ़े तो 0.6, फिर आगे बढ़े तो 0.4, फिर आगे बढ़े तो 0.2, फिर आगे चल के 0। तो इसलिए ये वाला जो लाइन ड्रॉ होगा तो ये घटते हुए क्रम में। ठीक है, समझ में आई बात। अब वहीं पे बात कर लें कि एक्स बी की वैल्यू
जब जीरो है, यानी कि ये वाला सिस्टम, ठीक है। एक्स बी यहाँ पे है ही नहीं, तो ये वाला पॉइंट एक्स बी के लिए क्या हो जाएगा, जीरो। फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो एक्स बी की वैल्यू क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। देखिए यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे जीरो थी, फिर 0.2, फिर एक्स बी की वैल्यू 0.4, फिर 0.6, फिर 0.8, फिर आगे चल के 1 आता है। 1 एक्स बी का वैल्यू 1 कहने का मतलब क्या है, एक्स बी का वैल्यू 1 कहने का मतलब क्या है कि एक्स ए हमारा जीरो है, यानी कि ये वाला फॉर्म, एक्स बी कहने का मतलब यही हुआ ना कि ये वाला सिस्टम हमारा तैयार हो रहा है, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म में है अभी ये सॉल्वेंट। तो जब प्योरेस्ट फॉर्म में होगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा बनेगा एक्स बी का। जब ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो इस समय इस स्टेज में एक्स बी की जो वैल्यू होगा वो पिक पर होगी, हाई होगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, एक्स बी अपने किस फॉर्म में आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, यानी कि जब इसका इस जगह पे जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जब हमें इस ग्राफ के ऊपर टोटल प्रेशर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पी नोट ए और पी नोट बी को ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा पी टोटल का जो वैल्यू निकल कर आएगा, तो पी टोटल इजकल टू पी ए, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। समझ में आई ये ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ को प्लॉट किया गया है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह दुविधा होगी कि पी नोट ए नीचे है और पी नोट बी ऊपर है, क्यों हो सकता है ये नीचे हो सकता था और बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमने क्या मान लिया है, देखिए यहाँ पे, एज्यूमिंग दैट कंपोनेंट ए इज लेस वोलाटाइल देन कंपोनेंट बी, दैट इज पी नोट ए इज लेस देन पी नोट बी, ठीक है। यहाँ पे जो ग्राफ जो बना हुआ है वो प्रेशर है पी नोट ए जो है कम है पी नोट बी से। क्यों, क्योंकि हमने ऐसा मान लिया है कि इस सिस्टम में जो सॉल्यूट है वो लेस वोलाटाइल है, किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। यानी कि हमारा जो सॉल्यूट है वो कम वोलाटाइल होने के कारण वो जो गैस में जो तब्दील होगा वो ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा, जबकि पीबी जो है यानी कि सिस्टम बी जो है वो ज़्यादा, सॉल्वेंट जो है हमारा वो ज़्यादा वोलाटाइल इन नेचर है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में गैस बनेगा। जब गैस ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में बनेगा तो प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ये पी नोट ए है वो नीचे है, जबकि थोड़ा सा ऊपर पी नोट बी है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ठीक है, ये जो ग्राफ जो था वो सॉल्यूट से सॉल्यूशन बनते बनते फिर क्या है, जब सॉल्वेंट जब अकेले हो जाता है, ठीक है, उस चीज़ का ये ग्राफ था। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये अच्छे तरीके से। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि राउल्स का जो नियम है हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति। अब हेनरी का नियम क्या था, हेनरी लॉ क्या था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हेनरी लॉ ने क्या कहा था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। राउल्स ने भी क्या कहा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है। क्या ये दोनों फॉर्मूला एक नहीं है, यहाँ भी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन है, यहाँ भी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल हटा तो P इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, के एच यहाँ पे क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। जबकि राउल्स लॉ के नियम के अनुसार जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इन दोनों के फॉर्मूला में बस अंतर क्या है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट के जगह पे के एच लिखा गया हेनरी कांस्टेंट, और यहाँ पे राउल्स लॉ में P नॉट लिखा गया, ठीक है, कांस्टेंट के जगह पे। अब हेनरी के लॉ के अनुसार उन्होंने केवल पार्शियल प्रेशर गैस इन लिक्विड बताया था, यानी कि ही डिस्क्राइब ओनली पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। एक लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर पार्शियल प्रेशर सिर्फ गैस के बारे में डिस्क्राइब किया था, जबकि राउल्स लॉ ने ही डिस्क्राइब सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स,
जबकि इन्होंने वोलाटाइल लिक्विड्स का प्रेशर के बारे में बताया। ठीक है, अब आगे देखिए, ओनली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के एच डिफर फ्रॉम पी नोट। सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही डिफर है के एच और पी नोट। ठीक है, Thus, Raoult's law become a special case of Henry law in which, यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मान जितना KH का है उतना ही P नोट का भी वैल्यू होता है, इसलिए KH इक्वल टू P नोट होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि राउल्ट्स का जो नियम है वो हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि KH इक्वल टू P नोट होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। इसका मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा, जिसमें सॉल्यूट जो है सॉलिड स्टेट में रहेगा और सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में, और तैयार सॉल्यूशन हमारा लिक्विड स्टेट में ही रहेगा क्योंकि सॉल्वेंट हमारा लिक्विड फेज में है। अब इस बार कंडीशन क्या है कि सॉल्यूट जो है जो सॉलिड स्टेट में है वो नॉन वोलाटाइल इन नेचर होगा और दूसरा सॉल्वेंट जो है वो वोलाटाइल इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉलिड सॉल्यूट जो है वो वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, जबकि लिक्विड सॉल्वेंट वाष्प में परिवर्तित होगा। तो वाष्प में जब परिवर्तित होगा तो वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसे समझने के लिए मैंने फिर से 3 सिस्टम बनाया है। यहाँ पे देखिए, पहला सिस्टम में क्या है, पहला सिस्टम में हमारा सॉलिड सॉल्यूट हमने लिया है। ठीक है, जो कि नॉन वोलाटाइल है। तो ये सॉलिड सॉल्यूट है तो इसके सरफेस पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और यह नॉन वोलाटाइल होने के कारण ये वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। जब ये वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा तो इसका वेपर प्रेशर लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो गैस के फॉर्म में परिवर्तन इसका नहीं हो रहा है। और वही बात कर ले सिस्टम 2 में, तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमने सॉल्वेंट लिया है, लिक्विड सॉल्वेंट, जो कि वोलाटाइल इन नेचर है। तो जाहिर सी बात है कि इस सॉल्वेंट के सतह पर प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और उसके जब ये वोलाटाइल इन नेचर है तो जाहिर सी बात है कि ये वाष्प में परिवर्तित होगा यानी वेपर फेज में जाएगा। जब वेपर बनेगा तो ये कंटेनर के ऊपरी सतह से जाकर टकराएगा और टकराने के बाद फिर से प्रेशर लगाएगा इस सरफेस की सतह पे। तो ये वोलाटाइल इन नेचर है, इसलिए ये गैस के फॉर्म में तब्दील हो रहा है। अब यहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ पे सॉल्यूशन तैयार हो गया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, अब ये होमोजीनियस मिक्सचर होने के कारण क्या है कि इसके सतह पे सॉल्यूट के भी पार्टिकल आ जाएंगे और सॉल्वेंट के भी पार्टिकल। तो यहाँ पे क्या अंतर हम पाते हैं कि इस फेज में जो सॉल्वेंट का गैस बनने की जो दर थी वो ज़्यादा थी, क्योंकि इसमें केवल सॉल्वेंट है और ये वोलाटाइल इन नेचर है। तो सिर्फ इसी सॉल्वेंट का गैस बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गैस बनेगी, क्योंकि इसके सरफेस पर केवल सॉल्वेंट है जो कि वोलाटाइल इन नेचर है। तो यहाँ पे ज़्यादा गैस बनेगी। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है इस सिस्टम में कि इसमें सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल सरफेस के सतह पे है और सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल सरफेस के सतह पे है। और हम जानते हैं कि सॉल्यूट जो है हमारा नॉन वोलाटाइल है, यानी कि वो वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, और जबकि सॉल्वेंट जो है वोलाटाइल इन नेचर है। तो ये वोलाटाइल इन नेचर होने के कारण ये सॉल्वेंट जो है वो गैस के रूप में परिवर्तित होगा। लेकिन यहाँ पे जो गैस बनने की जो दर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सिविलियन में जो मॉलिक्यूल सतह पर मौजूद होते हैं वही वेपोराइज होते हैं। तो इस सतह पे सॉल्यूट के भी पार्टिकल है और सॉल्वेंट के भी पार्टिकल है। तो जो सॉल्वेंट वोलाटाइल इन नेचर है वो गैस के फॉर्म में होगा, लेकिन इसकी जो गैस बनने की जो दर है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे कम मात्रा में सॉल्वेंट गैस के फॉर्म में बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो प्योर सॉल्वेंट के मुताबिक यहाँ पे कम लगेगा। ठीक है, तो अब हम राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, जो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का है। उन्होंने क्या कहा था, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पी टोटल की वैल्यू जब निकालेंगे तो पी ए प्लस पी बी होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नॉन वोलाटाइल है, अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है वो वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। तो वाष्प में जब परिवर्तित नहीं होगा तो इसका पी नॉट ए की जो वैल्यू आएगी वो 0 होगी। तो ये वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब वही बात कर लें पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब पी टोटल की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, दोनों को ऐड करेंगे तो पी टोटल निकल जाएगा। तो पी टोटल में ये वाला जो मेरा वैल्यू है वो 0 हो गया। तो पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नोट बी इंटू एक्स बी। तो यानी इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, पी टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि सिस्टम में हमारा जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल है, और नॉन वोलाटाइल होने के कारण वो वेपर फेज में नहीं जाएगा, जिसके कारण उसका वेपर का प्रेशर नहीं लगेगा सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब इसी चीज़ को ग्राफ में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है और एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है। तो एक्स ए तो हमारा 0 है क्योंकि प्रेशर लग नहीं रहा है, तो ये वाला पूरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 हो जाएगा। तो एक्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो इस ग्राफ को समझने के लिए आइए अब हम ये 3 सिस्टम के जरिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 3 सिस्टम मैंने यहाँ पे बनाया। एक में हमारा प्योर सॉल्यूट है, सिर्फ सॉल्यूट है, तो यहाँ पे सरफेस पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे, और हम जानते हैं कि सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, 0। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रेशर है वो 0 है। ठीक है, इस समय सॉल्वेंट, इस सिस्टम में सॉल्वेंट मौजूद है ही नहीं, तो प्रेशर लगेगा ही नहीं। दूसरी ओर यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन तैयार हुआ। इस सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट है जो कि वोलाटाइल इन नेचर है, तो वोलाटाइल इन नेचर होने के कारण गैस बनेगा सॉल्वेंट का और प्रेशर लगेगा। तो आगे बढ़ते जाएंगे तो सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ेगी, और जब मात्रा सॉल्वेंट की बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, प्रेशर, वेपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इंक्रीज होगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये वाला सिस्टम मेरा जो तैयार है वो इसमें सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है। जब प्योर सॉल्वेंट है इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी सॉल्यूट 0 हो जाएगा, और 0 होने के कारण यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो सिर्फ सॉल्वेंट का प्रेशर लगेगा, जो कि वोलाटाइल इन नेचर है, वाष्प में तब्दील होगा सॉल्वेंट, और उस समय जो वेपर प्रेशर लगेगा सॉल्वेंट का वो सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो इस प्रकार से ये लाइन लिनियरली ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।